जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? तो जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, इन्होंने ही लंगर परंपरा को प्रारंभ किया था। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। उसके बाद में गुरु अंगद दूसरे गुरु बनते हैं, इन्होंने लंगर परंपरा को आगे बढ़ाया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी दोस्तों अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का एक भाग है। अकबरनामा का एक भाग है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। फैजी, बीरबल, अबुल फजम, मुल्ला दो प्याजा, ये सभी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया था? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया था। उन्हें स्थानीय भाषा और उपयोगी भाषा में शिक्षा देने का सुझाव इस आयोग द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत हो चुका है। इस प्रश्न को मैं समझा दे रहा हूं आपको। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है जो ग्राम स्तर पर शासन प्रणाली चलती है पंचायत के रूप में, जिसमें जो है प्रधान ग्राम सेवक जो शामिल होते हैं, उनकी बात यहाँ हो रही है। नहीं तो आप लोग उसको समझ लीजिए कि पूरे गांव की बात हो रही है, पूरे गांव में जितने लोग रहते हैं। तो जो भी पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम स्तर पर आएगा, ग्राम सभा के स्तर पर, तो उसमें क्या होगा कि वह 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और उसकी जो है मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए, तभी वह माना जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। ग्राम सभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत रखा गया है। ग्राम सभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के तहत शामिल किया गया है और उसी में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा के वह सदस्य जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं और जो है पंचायत स्तर पर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, वह ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और वहां पर रिट जारी करवा सकते हैं। रिट जो है जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को। कितने प्रकार की रिटें जारी होती हैं? तो 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, जिनमें से आपका पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मान लीजिए कि आपको जो है पुलिस उठा करके ले जाती है, प्रत्यक्षीकरण पुलिस उठा करके ले जाती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना आवश्यक होगा। यह आपके जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ही है। यदि नहीं होता है ऐसा तो आप न्यायालय जाइए, तो न्यायालय उसको आदेश देगा, तो ये वाला कानून लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लागू होता है। सेकंड वाला होगा दोस्तों परमादेश। किसी जो है क्या कहते हैं कर्मचारी को कोई कर्मचारी कार्य ना कर रहा हो तो उसको जो है जब आदेश देता है तो वह परमादेश कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में मैंडामेस कहते हैं। इसी तरह से जो है अधिकार परीक्षा है। चौथा जो है आपका प्रतिषेध है। 5वां उत्प्रेषण है। ये 5 तरह की रिटें उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों में वर्णित है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। निम्नलिखित में से जलोती किस देश की मुद्रा है? दोस्तों, जलोती जो है पोलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। पोलैंड की राजधानी वासना है और मुद्रा उसकी जलोती है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन और क्रोन वहाँ की मुद्रा है। क्रोन नॉर्वे की भी मुद्रा है। नॉर्वे की भी मुद्रा जो है क्रोन ही है। आप लोग इसको याद रखिएगा। जर्मनी की दोस्तों राजधानी बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, और यहाँ की जो मुद्रा है ड्यूस मार्क है।
ड्यूसमार्क है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, यहाँ की मुद्रा एस्कुडो है, एस्कुडो। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क की मुद्रा जो है वह क्रोन है। क्रोन नॉर्वे की भी मुद्रा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, वहाँ की मुद्रा ड्यूसमार्क। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और मुद्रा एस्कुडो। पोलैंड की राजधानी वासना है और इसकी मुद्रा जो है जलोती है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, यह कथन किसका है, किस अर्थशास्त्री का है? तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, जेके मेहता ने कहा है। दोस्तों, प्रोफेसर फैडमैन की एक कहावत है अर्थशास्त्र को लेकर के कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श होता है, तो कभी आदर्श विज्ञान। यह किसने कहा है? तो प्रोफेसर फैडमैन ने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान होता है। रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है और अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। करना है, निंदा करना नहीं। रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। और मार्शल ने कहा है अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्रोफेसर फैडमैन ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। और मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। जेके मेहता की जो पंक्तियां हैं, आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, 8वां प्रश्न है, लघु रेडियो तरंग या हर्ट्ज तरंग किसके द्वारा खोजी गई थी? लघु तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे हेनरिक हर्ट्ज द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। मार्कोनी ने दोस्तों 2 दीर्घ तरंगे खोजी थी। दीर्घ तरंगों की खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। न्यूटन ने दृश्य विकिरण तरंगों को खोजा था। दृश्य विकिरण तरंगे किसके द्वारा खोजी गई थी? तो न्यूटन के द्वारा खोजी गई थी। हर्शेल ने दोस्तों, आपको मैंने बताया कि हर्शेल ने अवरक्त किरणें खोजी थी। दोस्तों, लघु रेडियो तरंगे और हर्ट्ज तरंगे हेनरिक हर्ट्ज द्वारा खोजी गई थी। मार्कोनी ने दीर्घ तरंगों की खोज की थी। न्यूटन ने दृश्य विकिरण तरंगों की और हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। वेबर किसका मात्रक होता है? तो वेबर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गई थी दोस्तों, तो जो ऑप्शन मैंने ऊपर वाला बता दिया ये विद्युत प्रतिरोध का होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक सेकंड, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत
प्रतिरोध। चलिए फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम होगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होगा और विभवांतर का वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसमें सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है, या जो है सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अंगूर, टमाटर, इमली या नींबू? तो नींबू और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाते हैं। दोस्तों अंगूर में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इमली में भी यही अम्ल मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। जैसा कि मैंने बताया अभी, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसके अतिरिक्त सिरका के बारे में बहुत पूछा जाता है। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु दोस्तों क्रोमियम होती है, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। और ओस्मियम क्या होता है? यह सबसे भारी धातु होती है। सबसे भारी धातु, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। सबसे कठोर धातु क्रोमियम होती है, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। 12वां प्रश्न है आपका, उद्यान विज्ञान या बागवानी किससे संबंधित है? तो उद्यान विज्ञान और बागवानी हार्टिकल्चर से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान विज्ञान या बागवानी की जाती है। फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों की खेती से संबंधित है। फूलों की खेती। डेंड्रोलॉजी वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवधारी में 80 गुणसूत्र होते हैं? कबूतर, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली? तो कबूतर में जो है 80 गुणसूत्र होते हैं। कुत्ता में दोस्तों 78 गुणसूत्र होते हैं। घोड़ा में 64 गुणसूत्र होते हैं और बिल्ली में 38 गुणसूत्र होते हैं। 80 गुणसूत्र कबूतर, ऑप्शन ए सही होगा। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है वह भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एरिल लीची का खाने योग्य भाग होता है। लीची में जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम एरिल कहते हैं। भ्रूणपोष और भ्रूण गेहूं का खाने योग्य भाग होता है। गेहूं का खाने योग्य भाग होता है। मध्य फल भित्ति दोस्तों पपीता का खाने योग्य भाग होता है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है? फिलोक्विनोन दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B11 का फॉलिक एसिड होता है या फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन B7 का बायोटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खिलाड़ी टारपीडो के नाम से प्रसिद्ध है? तो टारपीडो के नाम से इयान थोरपे प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। ये एक ऑस्ट्रेलियन तैराक थे, स्विमर थे। मैरी कॉम सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये इंडियन एथलीट हैं, ये मुक्केबाज हैं, मुक्केबाज थी, भारतीय मुक्केबाज थी सुपर मॉम के नाम से। पीटी उषा एथलीट हैं, धावक हैं, पीटी उषा।
सॉरी दोस्तों, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उड़न परी लिखने वाला था, पीटी उषा पुनः लिख दिया। तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, एक धावक थी। और हरभजन सिंह को तो आप लोग जानते होंगे, इंडियन क्रिकेट टीम के ये पूर्व बॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन्हें टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। मैरी कॉम सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध है, पीटी उषा उड़न परी, हरभजन सिंह टर्मिनेटर, इयोन थोरपे टारपीडो के नाम से प्रसिद्ध हैं। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन ए। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। जापान का दोस्तों जूडो है, जूडो। कहीं कहीं आपको जो है सूमो कुश्ती भी लिखा मिलेगा। सूमो कुश्ती के संबंध में यदि पूछता है आपसे तो जापान ऑप्शन वहां करेक्ट होगा। स्पेन का है बुल फाइट या सांड युद्ध। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका 18वां प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाते हैं। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर डे, तो इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में। तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात। अब विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 14 जून को हम लोग विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस। विश्व शिक्षक दिवस हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। समुद्र विज्ञान संस्थान दोस्तों एक सेकंड, यहाँ होगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। पुणे में दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। जलगोड़ा, जैसा कि मैं लगातार वीडियोस में बताता रहता हूं, इसको मैंने कई बार क्वेश्चन इसका बनाया है। तो जलगोड़ा आपका केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। नई दिल्ली में तो वैसे बहुत सारे मुख्यालय स्थित हैं, बहुत सारे संस्थान स्थित हैं, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से मैंने एक बनाया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय, जो आपको कई वीडियो में कम ही देखने को मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किसे बंगबंधु के नाम से जाना जाता है? तो बंगबंधु पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम करने वाले बांग्लादेशी, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, ये बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं और बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। चित्तरंजन दास दोस्तों देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध हैं और दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज प्रसिद्ध हैं। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक के नाम से जानते हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम है। चित्तरंजन दास देशबंधु
के नाम से जाने जाते हैं। CF एंड्रूज का उपनाम दीनबंधु है। जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक है। ये 20 वीडियोस जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्जाम में किसी न किसी परीक्षा में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के साथ जो ऑप्शंस थे मैंने उसको डिटेल्ड से डिस्कस किया है। तो इस तरह से 20 प्रश्न तो थे, लगभग जो है आपको 70-80 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए हैं। इसी तरह के वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।